जो कुछ भी मैं इस वीडियो लेक्चर में समझा रहा हूं ये रेगुलर बीएड के साथ साथ स्पेशल बीएड वालों पर भी इक्वली लागू होते हैं प्रिपरेशन के टिप्स। यहां पर ध्यान ये रखना है, मैं इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी उन महानुभव लोगों के लिए नहीं बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं शुरू की है या फिर जिन्होंने अभी तक कोई भी अपना नॉलेज बेस नहीं बनाया है, कुछ नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे हैं इस वीडियो लेक्चर से उनका कुछ भला होने वाला है। तो ऐसे लोग प्लीज इस वीडियो लेक्चर को मत देखिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरा पास आपको देने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। बाकी के जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत और गाइडेंस की जरूरत है, जिनका कट ऑफ ऐसा हो सकता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पर बॉर्डर पर आके फंस जाए, तो वहां पर हमें किन कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्मल बीएड का जो एग्जाम डेट है 19 अक्टूबर है, और मेंटल रिटार्डेशन वालों का भी 19 अक्टूबर को है, और जो विजुअल इंपेयरमेंट वाले स्पेशल एजुकेशन वाले हैं इनका डेट है 21 अक्टूबर को। बाकी का प्रिपरेशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर न्यूज अपडेट और क्विजेज वगैरह के लिए आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब, सीटेट या फ्यूचर में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज अपडेट आपको चाहिए होगा, सब कुछ टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिल जाएगा। डीयू बीएड क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, सभी अपडेट डाउट के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। डीयूबीए 2022 वाला प्लेलिस्ट होगा, 0 से लेकर 100 से ज्यादा तक का भी जितना डाउट या क्वेरीज होगा सब कुछ आपको कवर्ड मिलेगा, जहां पर प्रीवियस जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेटेजी 1 2 3, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन्ड है। बेसिकली जो डीयू अपने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में एग्जाम का एक जो ये मेंशन करते हैं कि हम क्या पूछने वाले हैं, तो उसमें आप देखोगे कि ये मेंशन करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। देखो भाई लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट्स, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ऑल सब्जेक्ट्स इन द स्कूल टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो बहुत लोग आप देखोगे ऑनलाइन इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, तो कहते हैं कि 10 तक का कर लो, 10 तक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डीयू में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आता है, क्लास 12 लेवल तक के क्वेश्चन भी ये पूछ देते हैं, तो इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये 10 तक का ही पूछेंगे, क्लास 12 लेवल तक का भी क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछ लेते हैं। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, पेपर का कोई भी डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी सीधा सीधा ये कहती है कि भाई 2 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू होगा पेपर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया तो 100 क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए, टोटल 400 नंबर का, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगा, हर एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, देयर विल बी वन कॉमन टेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। कहने का मतलब है कि आपकी पेडागोजी कुछ भी हो, आपकी पेडागोजी साइंस हो, लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, अदर सब्जेक्ट्स हो, अदर लैंग्वेज हो, होम साइंस हो, आपका कोई सा भी पेडागोजी हो, पेपर आप सबके लिए कॉमन आएगा। कॉमन एंट्रेंस होता है, सेम पेपर होगा, बस आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपके सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के साथ आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो कहने का सेंस पेपर सेम है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट है, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस। तो जितने बच्चे साइंस वाले होंगे उनकी मेरिट एक साथ बनेगी, जितने लैंग्वेज वाले होंगे उनकी मेरिट एक साथ बनेगी, जितने सोशल साइंस वाले होंगे उनकी मेरिट एक साथ बनेगी, बस पेपर सेम होगा। तो अब इसीलिए ना डिफर करता है कि साइंस के बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, सही क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देखोगे कि साइंस का कट ऑफ डीयू में जो है ना, उसी पेपर में सेम पेपर में अगर साइंस के बच्चे को सेलेक्ट होना है तो लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस सही करने हैं। ध्यान देना, मैं मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 100 जो है साइंस के स्टूडेंट को 55 से 60 क्वेश्चन सही करना होता है। क्वेश्चन सही करने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको लाइसेंस मिल गया कि तुम बाकी का जो है 40-45 गलत करोगे। मैं कह रहा हूं कि नेट तुम्हारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के 55-60 क्वेश्चन से ज्यादा जो है 55-60 क्वेश्चन से कम जो है सही नहीं हो, मतलब अगर 55-60 क्वेश्चन से कम सही कर रहे हो तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। मिनिमम आपको 55-60 क्वेश्चन सही करना है, उससे ज्यादा ही सही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा ऑन एन एवरेज कट ऑफ की बात मान के चले तो आउट ऑफ 100 55 से 60 क्वेश्चन सही करने हैं। दैट डजंट मीन, इसका कहीं से ये मतलब नहीं होता कि तुमको बाकी का 40 गलत करने का लाइसेंस मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल पॉजिटिव नेगेटिव मिला के आपके टोटल जो है 55 से 60 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। अगर आप साइंस पेडागोजी के हैं, उसी तरह लैंग्वेज से हैं 49 से 54 क्वेश्चन होना चाहिए, सोशल साइंस से 50 से 55 होना चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स हैं 45 से 50 होना चाहिए, अदर लैंग्वेज से 38 टू 42 एंड होम साइंस हैं 29 से 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। दैट सिंपली मींस, सिंपल सा मतलब है कि अगर 100 में
साइंस के बच्चे को इतना ही क्वेश्चन सही करने में सिलेक्शन हो जा रहा है, उसी पेपर में लैंग्वेज के बच्चे के लिए कट ऑफ और कम जा रहा है, सोशल साइंस के लिए भी उसी हिसाब से जा रहा है, 100 में इतने ही क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी अलग होगा ना। साइंस वाले के ऊपर उसी काम के लिए ज्यादा प्रेशर है कंपेयर टू कोई बच्चा होम साइंस का हो, क्योंकि होम साइंस में तो 29 से 35 क्वेश्चन भी उसका सही है तो वो पास हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो पेपर सेम है, अलग अलग पेडागोजी के हिसाब से अलग अलग प्रेशर है। तो जो भी मैं आपको सजेशंस दे रहा हूं ना, आपको ये बात समझना होगा कि मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है और किस हद का प्रेशर या किस हद का प्रिपरेशन आपको रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पंजाबी का स्टूडेंट है, अब पंजाबी वाले का सिलेक्शन तो 150 नंबर पर ही हो जाएगा। ठीक है, 150 नंबर का मतलब हो गया कि लगभग तो मान के चलो कि तुमको 35 क्वेश्चन के अराउंड सही करना है। ठीक है, 35 से 38 क्वेश्चन, तो देखिए इसीलिए यहाँ पे 38 से 42 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको इंटू 4 कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, तो अलग अलग पेडागोजी के हिसाब से मार्क्स मैटर करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और इन्फॉर्म कर दूं, प्रीवियस के किसी भी लेक्चर में मैंने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। वो इन्फॉर्मेशन न देने का रीजन है क्योंकि वो बहुत डीप हो जाएगा आपके लिए और उससे बहुत कंफ्यूजन होता, तो मैंने कभी उसका इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है पहले। इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको थोड़ा सा वो बात भी समझा दूं। देखो, यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है ना, वो कभी भी पेडागोजी 2 पर नहीं बनता है। ठीक है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आएगी, जिस दिन मेरिट लिस्ट बन के आएगी देखना, उस दिन बहुत सारे बच्चे खड़े होंगे जो कहेंगे कि सर मेरिट लिस्ट गलत बना है, यूनिवर्सिटी ने मेरे साथ बायसनेस किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे साथ ये कर रही है, देखो उस पेडागोजी वाले में उसी कैंडिडेट पे उस नंबर का सिलेक्शन हो गया है, मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ है, मेरे भी तो उतने ही मार्क्स हैं, लिस्ट में ये क्या हो रहा है, कैसे लिस्ट बना है समझ में नहीं आ रहा है। वो देखो, वो इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत जल्द इस मंथ के एंड में आपको लिस्ट आएगी तो आपको समझना होगा कि जो मार्क्स का लिस्ट होता है ना, वो पेडागोजी 2 से उसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, इसको पूरा काट दो एकदम। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो मेरिट बनाती है ना, वो केवल इस पे बनाती है, साइंस के स्टूडेंट का मेरिट क्या है, लैंग्वेज का क्या है, सोशल साइंस का क्या है, अदर सब्जेक्ट का क्या है, अदर लैंग्वेज का क्या है, होम साइंस का क्या है। मेरिट लिस्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पेडागोजी 2। पेडागोजी 2 का कोई लेना देना इससे नहीं है। सिंपल सा मतलब है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथ, फिजिक्स, इनका कंपटीशन आपस में है, क्योंकि इन सब की मेरिट जो है ये साइंस के हेडिंग के अंदर बनती है। ठीक है, उसी तरह इन सब का कंपटीशन आपस में, इन सब की मेरिट बनती है लैंग्वेज के अंदर, इन सब का कंपटीशन जो है इनके अंदर है, इन सब की मेरिट बनती है सोशल साइंस के अंदर। तो कंपटीशन भी इनका इनके अंदर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो है एक पेडागोजी वाले का कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, साइंस वाले का कंपटीशन लैंग्वेज से नहीं है, लैंग्वेज वालों का कंपटीशन आपस में ही, सोशल साइंस वालों का कंपटीशन आपस में ही है। तो ये छोटी छोटी अंदर की बातें, जब कट ऑफ लिस्ट आता है तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, वो एक तरह अलग ही तरह का बखेड़ा खड़ा करते हैं बिना समझे हुए बात को कि वो बेसिकली मेरिट बनाने का तरीका क्या है। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम देते समय किन बातों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, देखो, एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मान लो मैंने तुमसे कहा कि सर 70 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब ये बताओ, तुमको एग्जाम में 85 क्वेश्चन आ रहे थे सही, तो क्या तुम मेरे कहने से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो सिर्फ और सिर्फ? क्या तुम मेरे कहने से केवल और केवल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो यहाँ पर? नहीं, तब तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, तब तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि हाँ नहीं नहीं, हमको 85 आता तो 85 सही करना चाहिए। तो ये बताओ, जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि 70 क्वेश्चन सही करना है, अब तुमको एग्जाम में 60 ही आ रहा है, तो तुम 70 कैसे सही करने वाले हो? तो तुम 70 अटेम्प्ट कैसे करने वाले हो? मान लो मैंने कहा कि 70 अटेम्प्ट करना चाहिए, अब तुमको एग्जाम में 60 ही क्वेश्चन आ रहा है, तुम 70 कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो? क्या तुम 70 इस बेसिस पर अटेम्प्ट करने वाले हो कि अक्कड़ बक्कड़ करके, आंख बंद करके, हेड टेल करके ABCD में से क्या लेने वाले हो? ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप कर रहे हो, कोई भी आप ब्लाइंड कॉल ले रहे हो आंख बंद करके, डैम श्योर आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि जो आपका नेट रिजल्ट बनेगा फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग का आपको इंपैक्ट दिख जाएगा कि आप नेगेटिव मार्किंग के कारण बाहर हो गए हो। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि सर हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। देखो, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर, ठीक, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन मोटी मोटा मान के चलिए कि अगर आप 70 से 78, 78 क्वेश्चन, देखो 73, 74 से कम नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए एक बच्चे को आ रहा है, इतना भी सेफ कॉल नहीं लेना होता। अगर आपको पेपर आ रहा है तो आराम से आप जो है 75 से 78 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करिए। और ध्यान देना, कितना भी अच्छा पेपर कर गया है, कितना भी अच्छा पेपर तुम्हारा गया है, बहुत टॉपर टाइप के कैंडिडेट हो, तो भी तुम जितना अटेम्प्ट किए हो उसमें से 10% क्वेश्चन श्योर शॉर्ट गलत निकलेगा। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर मेरे साइड से मैंने 100% सही कॉल लिया और 100% सही है, तो मान के चलो कि उसमें से तब भी 10% गलत होगा।
और जितने भी एवरेज कैंडिडेट हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम मान के चलो कि तुम्हारा 20% गलत निकलेगा। तो अगर तुमको लगता है कि 75 क्वेश्चन तक मैंने सर अपने हिसाब से कम चाहे ज्यादा नपातुला मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, और मेरे हिसाब से 75 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम सही है, और गिनती के मैंने 5 से 10 पर मैंने रिस्की कॉल लिया है, जहां पर मैं 50-50 था कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं कि करना चाहिए, मैं 50-50 था, तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तब तुम एकदम श्योर हो कि तुम्हारा 20% गलत होगा। ठीक है, तो 20% इसका गलत कर लोगे तो लगभग 15 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट तुम्हारा सही बचेगा फिर 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन सही बचने के साथ साथ क्या होगा, 15 को जो है आप 4 से डिवाइड भी कर लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो लगभग 3.75 आपके गलत हो जाएंगे। तो टोटल आप देखोगे आपके कितने बच रहे हैं, 57.25 मार्क्स आपके जो है 57.25 क्वेश्चन आपके सही बचेंगे। ठीक है, तो 57.2 क्वेश्चन फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। मोटी मोटा जो सिलेक्शन का तरीका होता है यही होता है। तो फिर हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, यहाँ पर आप अपना पैरामीटर देख लो। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा मान लो बच्चा है जिसको मैं एक कटा वटा समझा रहा हूँ, उसको लग रहा है कि सर ये क्या स्क्रीन पर आप पेन वेन से गोज रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो। तो पेन पेपर बैठ के लिखोगे तो तुमको समझ में आने लगेगा मैं क्या क्वेश्चन और मार्क्स के रिगार्डिंग कह रहा हूँ। लिख कर समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, आई थिंक इस बात पे क्लियर है। बाकी का ये क्वेश्चन माइंड में उठता है कि सर किसी क्वेश्चन पर मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, तो कितना गैस वर्क करें। सर मान लीजिए मैं 25% ही श्योर हूँ मेरे हिसाब से कि ये वाला ऑप्शन सही है, कि ऑप्शन ए सही है। मैं कहता हूं अगर तुमको 25% भी फीलिंग आ रही है ना कि वो ऑप्शन सही है, तो तुम उस पर कॉल लो, उस पर तुम्हें कॉल लेना होगा, उस पर रिस्क लो, क्योंकि बिना रिस्क लिए नहीं होता है उतना रिस्क, वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। एग्जाम में देखो केवल और केवल वो क्वेश्चन एकदम डैम श्योर छोड़ दो कि मेरे को नहीं अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को देखते ही तुमको फील आ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का ना तो मैंने ऑप्शन सुना है, ना तो मैंने कभी क्वेश्चन सुना है। अगर तुमने उस क्वेश्चन का ना तो क्वेश्चन या ऑप्शन कोई भी ऐसा शब्द है जो तुमने कभी नहीं सुना है, उस क्वेश्चन को नहीं छूना है, छेड़ना भी नहीं है, लिटरली नहीं छेड़ना, उस क्वेश्चन को मत छुओ। इसीलिए मैंने कहा कि ऑन एन एवरेज 75 से 78 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा सेलेक्ट करता है, तो 20% उससे गलत हो जाते हैं। तो मान के चलो 75 क्वेश्चन में 20% घटा दो, 15 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर नेगेटिव मार्किंग 57.25 लगभग मोटी मोटा सेट बैठेगा। तो गेस वर्क भी उसी हिसाब से करना होता है। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो, जैसे मैंने वीडियो की जो शुरुआत में कहा कि जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनको कुछ नहीं समझ में आएगी मेरी बात, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर आता है कि सर क्या एग्जाम में कोई टाइम शॉर्टेज वगैरह हो सकता है क्या? नहीं, देखो यार, डीयू के पेपर में टाइम शॉर्टेज तभी होता है जब एकदम निराल ही कोई बेवकूफ हो, जिस क्वेश्चन का उसको सर पैर का भी आइडिया ना हो, उसको भी वो 4 बार पढ़ रहा है। देखो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें अपना लेवल पता होता है कि उस क्वेश्चन को मैं एक लाइन भी से मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अगर तुमको उस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मत छुओ, नहीं करना है, कभी टाइम शॉर्टेज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें भाई पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, तुमको टॉप नहीं करना है पेपर में, तुमको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके खुद को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हारा बस ये होना चाहिए कि एक लिस्ट है, इस कट ऑफ वाले लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, वो चाहे धोखे से आए चाहे धक्के से आए, जैसे भी आए वो आ जाए। तो बेसिकली एग्जाम ऑनलाइन होता है, आपको पता होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, कोई एक ऑप्शन आप चूज करते हो, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होता है। ये आपके आगे इस तरह के प्लेटीज शो करते हैं। इस तरीके का मॉक टेस्ट आप डेली बाइट्स की वेबसाइट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको dellybytes.in वेबसाइट पर आना है, आप फोन से भी ओपन कर सकते हैं इसको, लैपटॉप से भी ओपन कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप चाहे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। या तो सीधे टॉप में ब्राउजर मेन्यू में यहाँ पर आपको कोर्सेज या मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, या तो आप सीधा मॉक टेस्ट पर क्लिक कर लो, या फिर स्क्रॉल करके आप नीचे आओ तो यहाँ आपको डीयू बीएड एंट्रेंस का मॉक टेस्ट दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है, इंग्लिश में होगा ये मॉक टेस्ट। डीयू बीएड एंट्रेंस पर आप क्लिक करो, स्टार्ट एग्जाम आप करोगे। ठीक है, लॉगिन आईडी मैं अपना फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, और हाँ देखोगे फिर यहाँ आपको खुल जाएगा, तो आपको व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर जाना है और आपको शो करेगा डीयू बीएड वाला मॉक। यहाँ आके आप इसको परचेज कर सकते हो, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, मैंने परचेज कर रखा है तो मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, वो वाला। इस मॉक टेस्ट का एक एडवांटेज ये है कि प्रीवियस ईयर 18, 19, 20, 21 का पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो हमने उसको भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि आपको पहला तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा डीयू के, और आपको एकदम ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करके आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि भाई किस लेवल पर आप खड़े हो। और खास करके एक मॉक को अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर री अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, तो इससे लेवल का एकदम सही आपको आइडिया मिलता है कि हाँ कितना मॉक आप कर पाए हो, क्या पोजीशन आपका करंट में बन रहा है, कि 18 का पेपर कैसा था, 19 का कैसा था, 20 का कैसा था, 21 का कैसा था। फिर मॉक देने के बाद आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 2018 का पेपर ऑनलाइन हुआ था,
उसको मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा दे रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही एग्जाम में आपके आगे इंस्ट्रक्शन वगैरह खुलेगा, सब कुछ स्टार्ट एग्जाम करना है। अब देखो ये पैसेज वैसेज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। टाइमर यहाँ आपका चल रहा है, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लो कि ये आपके आगे शो कर रहा है क्या। सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया है, फ्लोर वाला क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा आपको देखना होगा, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है आपके लिए कि भाई क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना होगा। सारे क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चन पर आप क्लिक कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, अपना आगे बढ़ते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, ठीक है। तो सारा कुछ, कोई सा भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लो ऐसे ही मैं रैंडमली 2-4 अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो जो अटेम्प्ट करोगे यहाँ ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। फिर फिनिश्ड करके जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ओके, 0 मार्क्स मिले होंगे। ऐसे ही मैं बिना पढ़े टिक कर दिया है, ठीक है। तो मैंने पेपर को सबमिट कर दिया है। अच्छा, एक कुछ सही भी हो गया, ठीक है। तो स्कोर 3 0.75 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, मिला के इन्होंने चेक कर लिया है। तो टोटल हमको 0.75 मिले हैं। तो अब देखो एनालिसिस भी खुल जाएगा पेपर का। जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, क्या राइट आंसर है, सारे के राइट आंसर भी आपका एनालिसिस उसी समय खुल जाएगा, ठीक है। और मान लो ऐसा हुआ कि बाद में आप वापस डैशबोर्ड पर आ गए और नहीं ओपन कर पा रहे हो, तो आपने जब परचेज किया होगा तो माई मॉक टेस्ट में जाओगे तो जो भी परचेज होगा आपको शो करेगा। डीयू बीएड वाला यहाँ खोलो, अब देखो वो उसका एनालिसिस आ गया है। यहाँ पर आप एनालिसिस कभी भी कर सकते हो, ठीक है। एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि आपको इस तरह से यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ देख लो कौन सा पेपर अटेंड किया था, डीयू बीएड PYQ 2018 अटेम्प्ट किया था ना मैंने ना। इसको मैं खोलूंगा, यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करूंगा, व्यू आंसर्स, ठीक है। तो फिर वो सारा कुछ खुल जाएगा। तो इजीली आप उसी मॉक टेस्ट को डेली बैट्स की वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये श्योर शॉट आपके एग्जाम में, आपको एग्जाम जैसा डेमो प्रैक्टिस टाइमर के हिसाब से मल्टीपल टाइम आपके परफॉर्मेंस को ये बूस्ट करने में मदद करता है। तो आप उस मॉक टेस्ट को, डीयू बीएड के मॉक टेस्ट को डेली बैट्स की वेबसाइट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, एक सजेशन आपको और, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के बीच में ना फ्लिप मत करिएगा एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि बैठ के दूसरे का कंप्यूटर देख रहे हैं, एकदम इधर उधर देख रहे हैं। क्वेश्चन को फ्लिप करने का मतलब ये नहीं कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 पर हो, अब क्या किए कि सर 1 पर हो, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, तुम सीधे क्या क्वेश्चन नंबर 17 पर चले आए, 20 पर चले आए। तो इस तरह से क्वेश्चन के बीच में फ्लिप नहीं करना, ये सब मत करिएगा। एग्जाम में इन सब चीजों को करना बचना चाहिए। ये छोटा छोटा एटीट्यूड आपका टाइम भी सेव करता है और आपको एक रियल सेंस में कॉम्पिटिटर भी बनाता है। अब थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि डीयू के पेपर में मान के चलो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेली बैट्स की वेबसाइट पे मॉक सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली हिंदी का पेपर हिंदी में ही होगा मॉक में, और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा। तो हिंदी और इंग्लिश का मिला के मिनिमम 15 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो लैंग्वेज में। तो इसका मतलब कि तुम कॉम्पिटिटर हो और एग्जाम में आप फाइट करने लायक हो। अगर 15 से कम बन रहा है तो आपका पोजीशन फाइट करने में खराब है फिर, ठीक है। 15 मान के चलिए, मिनिमम 20 में 15 क्वेश्चन सही करना है किसी भी केस में। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के लिए लूसेंट जीके की बुक आती है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो मान लो कि टाइम पास कर रहे हो बैठ के। अगर कुछ जेन्युइनली पढ़ना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से पढ़ लो, उतना बहुत है। बाकी एज फार एज जो साइंस कंसर्न है कि साइंस का कहाँ से पढ़ें, देखो अगर यहाँ तक आपका साइंस का नॉलेज बेस थोड़ा कमजोर है या फिर सोशल साइंस साइड से हो, इन ईदर केस अगर आपको एकदम डीयू बीएड को लेकर डेडिकेशन है तो क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। लेकिन एनसीईआरटी की ना एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है, गूगल पे सर्च करोगे तुरंत एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ बुक, ठीक है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है 9th और 10th की। 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर अगर आप पूरा पूरा क्वेश्चन देख ले रहे हो और प्रिपेयर कर ले रहे हो तो तुम समझ लो कि तुमने अपना 90% काम सिलेक्शन का कर लिया है डीयू में फिर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो लैंग्वेज के सेक्शन में आपको मिनिमम पीछे कितना मैं बोला हूं कि आपको 15 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से आपको सही करने हैं। सोशल साइंस में अगर आपने लूसेंट सोशल साइंस में पूरा पढ़ लिए हो और यहाँ से मान लो 30-35 क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ से गिनती के 15 क्वेश्चन तुम निकाल रहे हो, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपके टोटल सही बैठेंगे। और साइंस का एग्जाम्पलर 9th-10th का पढ़ लिया ना भाई, 20 क्वेश्चन सीधा सीधा खींचोगे, एकदम सीधा सीधा खींच ले आओगे। तो 30 के साथ साथ +20 मान लो, ठीक है, 50। और देखिए एक चीज बताएं, कोई सा भी ऐसा एग्जाम में सेक्शन नहीं होता है ना जिसको तुम कह दो कि हम कंप्लीट स्किप कर देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि सर नहीं मैं हिंदी का हूं, मैं इंग्लिश स्किप कर दूंगा, मैं इंग्लिश का हूं हिंदी स्किप कर दूंगा, नहीं यार, तब आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तब आपका लिटरली बता रहा हूं, आप देखना फाइनल कट ऑफ आएगा तो नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोई भी पूरा सेक्शन आप स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। अब उसी कड़ी में ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे रीजनिंग और मैथ। अब
बहुत लोग होता है नहीं सर हम रीजनिंग और मैथ के स्टूडेंट नहीं। अरे तो रीजनिंग और मैथ के स्टूडेंट नहीं हो तो 10-12 टॉपिक तो पढ़ ही सकते हो ना। फ्लोर सीरीज, ऑड वन अरेंजमेंट, रैंकिंग, रिलेशन, ये सब तो बैंक, एसएससी, कुछ किसी भी चीज का तैयारी करोगे तो आजकल पूछ देता है। तो रीजनिंग और मैथ में इतना बुनियादी चीज आप पढ़ के रखिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का डीयू में बहुत ज्यादा दबदबा नहीं होता है। टोटल 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से आप 7 से 8 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आप बहुत ज्यादा मतलब जो है एकदम सेफ साइड की तरफ बढ़ने लगते हो। और टारगेट आपका मोटी मोटा किसी भी साइड से आपको 54 से 59 क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर कट ऑफ को भी लेकर आप थोड़ा एक बात समझिएगा। अगर आप 2021 की कट ऑफ से कंपेयर करोगे ना, देखोगे 2021 में ना कट ऑफ थोड़ा ऊपर गया था। देखो उससे कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 2021 में ना पैसेज बहुत इजी आ गया था पेपर में। कि कोई जरूरी नहीं कि हर बार ड्यू वाले पैसेज इजी देंगे। अगर पैसेज इजी देंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा, अगर पैसेज कठिन देंगे तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। एक स्टैंडर्ड पेपर जो ड्यू का है उसमें कट ऑफ उतना ही जाएगा जितने क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर देके समझाया हूं या बताया हूं, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ में ही मान के चलो कि 6 से 8 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, लैंग्वेज में 15 से 16 क्वेश्चन सही करने हैं, साइंस में 15 से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस में 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। और ये सब कोर एरिया है, इतना ही पढ़ के आपका एग्जाम निकलेगा। अब जैसे मान लो करंट अफेयर है, अब तुमको सर करंट अफेयर कितना पढ़े? अरे यार तुम सोशल साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इस पे फोकस करो। करंट अफेयर बहुत ज्यादा पढ़ के भी कुछ हो नहीं पाएगा खास, क्योंकि देखो करंट अफेयर मान के चलो कि मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ, ठीक है। अब डीयू बीएड का पेपर मान लो 2 महीने पहले बन गया हो, तो अब प्रीवियस 2 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के क्या करोगे? तो करंट अफेयर बहुत ही मतलब बहुत ही वेग सा है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता, और डीयू में करंट अफेयर का दबाव उतना है नहीं, ठीक है। तो मान के चलिए कि मिनिमम 6 महीने का और मैक्सिमम 9 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अब उसी तरह देखोगे सर बुक्स एंड ऑथर कहाँ से पढ़े, मिसलेनियस में क्वेश्चन आ जाता है, स्टैटिक का, कंप्यूटर से आ जाता है। देखिए इन सब का कोई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटिटर बनना है, तुम वो चीज करो जो कर पाओ। और उन चीजों को जब आप कर लोगे तो आप देखोगे कि उस नॉलेज का बाई प्रोडक्ट है कि बुक्स एंड ऑथर और ये क्या कहते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन, ये सब ऑटोमेटिक आप कर पा रहे हो। जब मैं स्टूडेंट्स को मैं बैचेस में पढ़ाता था, क्लास में जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, दो अभी भी चली रही है क्लासेस, अभी भी चल रही है, रिवीजन वालों की चली रही है। तो देखो कि जब मैं हिस्ट्री क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ तो जगह जगह मैं बुक्स एंड ऑथर मार्क करा देता हूँ। पॉलिटी में बहुत सारी चीजें देखोगे मैं आपको बुक में मार्क करा देता हूँ, किसी ऑथर का नाम रहता है तो मार्क करा देता हूँ। तो बुक्स एंड ऑथर के लिए कोई अलग से किताब नहीं आती है कि 500 किताबों का तुम बैठ के बुक एंड ऑथर लर्न करोगे और तुमसे पूछने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसने बस बोल दिया मृक्ष कटिका किसने लिखी है, शूद्रक, बात खत्म। अब वो बुक एंड ऑथर हिस्ट्री से पूछ देगा यहाँ पर। तुम साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक थ्योरी का कोई बुक होगा, उसका कोई ऑथर होगा जो एनसीईआरटी में दिया होगा, उसको बुक्स एंड ऑथर में डाल देगा। तो वो कुछ अलग से नहीं पूछ रहा है। आप स्टैटिक वाला एरिया मजबूत करिए, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी लूसेंट से पढ़ो, साइंस 9-10 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ लो, 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ लो, रीजनिंग में ये सब टॉपिक लगा लो, मैथ के कुछ एरियाज लगा लो, इंग्लिश हिंदी प्रिपेयर कर लो। इतना टारगेट बहुत है, 54 से 59 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, उतना पर्याप्त है एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मेरा कहना है कि शॉर्ट टर्म में अब आप देखो ना कि आपकी पेडागोजी क्या है। अब जो भी आपकी पेडागोजी है उस पेडागोजी के हिसाब से आप अपने आप को इवेल्युएट करो कि देखो मेरे पेडागोजी में कट ऑफ कितना जा रहा है। अब जैसे मान लो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो बहुत लोगों को लग रहा होगा यार ये आदमी कितना रूडली बोल रहा है, कितना रूडली समझा रहा है। नहीं यार, मतलब बात समझिए, पेन पेपर लेकर बैठो, मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनो, एक एक पॉइंट लिखते जाओ अपने पेडागोजी के हिसाब से कि मेरा पेडागोजी ये है, मेरे पेडागोजी में इतना कट ऑफ जाएगा। अगर मैं सोशल साइंस पेडागोजी का हूं तो मुझे भी साइंस प्रिपेयर करना है, तो सर ने अगर बोला है कि 20 से 25 क्वेश्चन करना चाहिए तो मैं 18 से 20 भी करूंगा, सोशल साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए उतना पर्याप्त है, क्योंकि मेरे लिए कट ऑफ 4 से 5 क्वेश्चन कम जाता है, ठीक है। इस तरह से करके पेपर पे हर बात को नोट करो, तो आप देखोगे कि अपने आप को बेटर कंडीशन में आप फाइंड करोगे कि अच्छा ठीक है, लैंग्वेज का एरिया मिला के मैं 20 में लगभग 15-16 सही कर ले रहा हूँ, मैथ में मिला के 14-15 कर ले रहा हूँ, साइंस में 14-15 खींच ला रहा हूँ, सोशल साइंस 14-15 खींच ला रहा हूँ। तो तुम देखोगे ना मेरे 55-60 बन रहे हैं तो तुम ये सब चीजों परेशान होना बंद हो जाओगे। अब तुम्हें पता है नॉर्मल साइंस प्रिपेयर ही नहीं है, मैथ प्रिपेयर ही नहीं है, सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े? अरे एक दो क्वेश्चन नहीं आएगा कि उस पर क्यों परेशान हो रहे हो? अगर वो सारा प्रिपरेशन हो जाए तो फिर करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो कि मिनिमम प्रीवियस 6 मंथ का आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए मिनिमम,
और मैक्स टू मैक्स 9th मंथ का। और करंट अफेयर के लिए ना यूट्यूब पर वीडियो मत देखना, वो सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता नहीं एग्जाम में, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। बेटर रहेगा कि जो सारा टॉपिक्स बताए हैं उसको पढ़ लीजिए। अदरवाइज करंट अफेयर वगैरह पर लेकर अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो टाइम बर्बाद करने के लिए प्रिपरेशन के नाम पे फर्स्ट क्लास एक्टिविटी है, तो उन सारी चीजों से बचिए। और जैसा कि आपको पता है, जब आप मॉक टेस्ट को डेली बैट्स की वेबसाइट पर एक्सेस कर रहे हो तो कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 35% ऑफ है, डेली बैट्स अंडरस्कोर नोपुर 35। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जो ड्यू बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस कोड को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, अभी भी आप यूज कर सकते हो, डेली बैट अंडरस्कोर नोपुर 35, और 35% आपके लिए मॉक में तुरंत का तुरंत ऑफ हो जाएगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।